देखो हम लोग का चैप्टर 3 है पार्टनरशिप डिसोल्यूशन का, जिसको हम बोलते हैं सेल ऑफ बिजनेस टू अ कंपनी। तो इसके पहले 2 चैप्टर आप पढ़ चुके थे। हम लोग को 2 तरह से डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पढ़ना था। एक को हम बोलते थे वॉलंटरी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर पढ़े थे। दूसरा था कंपलसरी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें हम लोग एक पढ़े इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। तो उसी तरह का यह भी है, यहाँ भी कंपलसरी डिसोल्यूशन हो जाएगा जब हम अपने व्यापार को, यानी कि पार्टनर जो बिजनेस कर रहे हैं वे तय कर लेते हैं कि हम लोग अपने बिजनेस को ही बेच देंगे। अपने फर्म के द्वारा जो व्यापार ऑपरेट किया जा रहा है उसको अगर वह किसी दूसरे फर्म को बेचते हैं या किसी इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर को बेचते हों या किसी कंपनी को बेचते हों, तो इसको हम बोलेंगे सेल ऑफ बिजनेस। तो जब कोई फर्म अपने बिजनेस को सेल कर देगा तो भी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाता है। तो सारा काम वही करना है, कुछ चीज़ को अंतर, कुछ बातों का अंतर होगा। तो सबसे पहले हम लोग को करना क्या है भाई, तो पहले जब हम अपने व्यापार को बेच रहे हैं तो सबसे पहले हमको निकालना होगा परचेज प्राइस। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? जो परचेज करने वाली कंपनी है या फर्म है उसके दृष्टिकोण से बोला जाएगा परचेज प्राइस, और वेंडर फर्म जिसका डिसोल्यूशन हो रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाएगा वह सेल्स प्राइस। तो दोनों एक ही चीज़ हुआ। परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया परचेज प्राइस या परचेज कंसीडरेशन, और वेंडर यानी कि फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया सेल्स प्राइस या सेल्स कंसीडरेशन। तो यह परचेज प्राइस को कैलकुलेट करने के 2 तरीके आपको जानने हैं। एक को बोलते हैं नेट असेट्स मेथड या नेट वर्थ मेथड, और दूसरे का नाम है मोड ऑफ पेमेंट मेथड। नेट असेट्स मेथड में हम लोग को क्या देखना है भाई, तो जो कंपनी या फर्म या सोल प्रोप्राइटर हमारे बिजनेस को टेक ओवर कर रहा है, तो आपके बैलेंस शीट में जिन एसेट्स का जो वैल्यू दिया गया है, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसी वैल्यू पर वह उसको टेक ओवर कर ले। फॉर एग्जाम्पल, पार्टनरशिप के फॉर्म के बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है 5 लाख का। तो जो खरीदने वाली कंपनी है या खरीदने वाला इंडिविजुअल है वह आपके वैल्यू को नहीं मान लेगा कि आप 5 लाख मान लिए लिख दिए हैं तो उसका वैल्यू 5 लाख ही होगा। उसका फिर से वैल्यूएशन किया जाएगा। हो सकता है उसका वैल्यू 4 लाख निकले या हो सकता है उसका वैल्यू 6 लाख भी हो जाए। इसी तरह से आपके जितने भी एसेट्स हैं, स्टॉक है, फर्नीचर है, प्लांट मशीनरीज है, डेटर है, बिल्स रिसीवेबल है, यानी कैश और बैंक को छोड़कर बाकी सारे एसेट्स का फिर से वह वैल्यूएशन करेगा, और जिस वैल्यू पर हम दोनों पार्टी एग्री होंगे, यानी वेंडर फर्म और परचेजिंग कंपनी, उस वैल्यू को यहाँ हमको लिख देना है। एसेट्स टेकन ओवर बाय परचेजिंग कंपनी एट एन एग्रीड वैल्यू, यहाँ पे जोड़ सकती है एसेट्स टेकन ओवर बाय परचेजिंग कंपनी एट एन एग्रीड वैल्यू। जिस वैल्यू पर वह प्लांट एंड मशीनरी को लिया, यहाँ पे लिख लेना है, लैंड बिल्डिंग को लिया, स्टॉक लिया, फर्नीचर, जिस एसेट्स को ले रहा है उन सबको यहाँ लिख लेना है। कैश को ले रहा है तो कैश को भी लिख देना है, नहीं ले रहा है कैश को तो कैश को नहीं लिखेंगे। यानी कि परचेजिंग कंपनी के द्वारा ली जाने वाली सारी संपत्तियों को हम लोग एक साथ नोट कर लेंगे, और जिस वैल्यू पे ली जा रही है उस वैल्यू का टोटल निकाल लेंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि कितने रुपए का एसेट्स उसने लिया। अब इस टोटल एसेट्स के वैल्यू में से वह जो लायबिलिटीज टेक ओवर कर रहा है, जैसे फर्म के पास क्रेडिटर होगा, फर्म के पास लोन हो सकता है, फर्म के पास बिल्स पेबल हो सकता है, फर्म के पास बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है, फर्म का और भी किसी तरह का लायबिलिटीज होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज हो सकता है।
तो जो भी हो उन सारे लायबिलिटीज का जो वैल्यू पर वह लिया उसको हमको लिख लेना है, और टोटल जो आया एसेट्स का वैल्यू उसमें से लायबिलिटीज के टोटल वैल्यू को माइनस कर देंगे, और इसी को बोलते हैं हम लोग नेट वर्थ भी या नेट असेट्स भी, और यही नेट एसेट्स कहलाता है परचेज प्राइस। यानी इतना रुपया परचेजिंग कंपनी आपको देगी। अब वह कैश के रूप में दे सकती है, वह शेयर के रूप में दे सकती है, वह और अदर फॉर्म डिवेंचर के रूप में दे सकती है, या पार्टली कैश के रूप में, पार्टली शेयर के रूप में, जिस रूप में भी वो देना चाहे आपको दे सकती है। आपको एक्सेप्ट करने की बात होगी तो आप उसमें जो बार्गेनिंग होगा उसके आधार पर हम कर लेंगे। तो यह जो आएगा यही वैल्यू हुआ कि इतना रुपया में हम अपने बिजनेस को बेच रहे हैं, या परचेजिंग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें तो इतने रुपए में वह हमारे बिजनेस को खरीद रही है। तो यह हम तब फॉलो करेंगे जब क्वेश्चन में परचेज प्राइस दिया हुआ नहीं हो और कुछ मेथड भी दिया हुआ नहीं हो कि किस मेथड से हमको परचेज प्राइस कैलकुलेट करना है। तो हम लोग किसको फॉलो करेंगे? नेट असेट्स मेथड को। नेट असेट्स मेथड से हम लोग परचेज प्राइस निकालेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? परचेजिंग कंपनी के द्वारा जिन संपत्तियों को जिस वैल्यू पर लिया गया है उन सब का टोटल कर लेंगे, उसमें से जिन दायित्वों को जिस वैल्यू पर लिया गया है उसका टोटल कर लेंगे, और एसेट्स के वैल्यू में से लायबिलिटीज के वैल्यू को माइनस कर देंगे। माइनस करके जो आएगा वही हो जाएगा मेरा परचेज प्राइस। दूसरे तरीके में हम लोग को क्या देखना है भाई? जब मोड ऑफ पेमेंट की बात हम करेंगे, मोड का मतलब होता है तरीका, भुगतान के तरीकों के आधार पर यहाँ परचेज प्राइस निकालना है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि कंपनी किस रूप में आपको पेमेंट कर सकती है। तो कंपनी हो सकता है पेमेंट के रूप में आपको शेयर दे सकती है, कंपनी हो सकता है पेमेंट के रूप में आपको डिवेंचर दे सकती है, या हो सकता है कैश दे सकती है। तो जो चीज़ जितनी मात्रा में हमको मिले, मान लो 1000 शेयर मिल रहा है 10 रुपया वाला, तो हम लिखेंगे 1000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। 500 डिवेंचर मिल रहा है 100 रुपया वाला, तो हम लिखेंगे 500 डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच, उसका वैल्यू निकाल लेंगे। और 2 लाख रुपया कैश मिल रहा है तो लिखेंगे कैश 2 लाख। अभी सब का टोटल कर लेंगे, यही हो जाएगा परचेज प्राइस। तो पहला काम हमको करना है परचेज प्राइस निकाल लेना है। अब रियलाइजेशन अकाउंट जब हम बनाने चलेंगे तो उस समय ध्यान में क्या रखना है कि सारे एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट के डीआर भाग में ट्रांसफ़र करेंगे। अब यहाँ पे अब तक जो हम लोग बनाते आए हैं 2 चैप्टर जो रियलाइजेशन बनाते थे, उसमें हमारा रूल था कि कैश और बैंक को छोड़कर सारे एसेट्स को ट्रांसफर करते थे। ऑल एसेट्स शुड बी ट्रांसफर्ड इन द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट एक्सेप्ट कैश और बैंक। तो यह रूल यहाँ पे स्ट्रिक्टली लागू नहीं होगा। अगर परचेजिंग कंपनी या फर्म या इंडिविजुअल ने हमारे कैश को भी टेक ओवर कर लिया, या बैंक में जो पैसा है यानी पूरे एसेट्स को, पूरे बिजनेस को ही टेक ओवर कर लिया, तो पूरे बिजनेस को टेक ओवर कर लिया इसका मतलब कैश और बैंक को भी उसने ले लिया। तो उस कंडीशन में हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में सारे एसेट्स के साथ साथ कैश और बैंक को भी ट्रांसफ़र कर देंगे। तो पहला जो रूल मेरा था कि कैश या बैंक को छोड़कर सारे एसेट्स को ट्रांसफ़र करना है, उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अगर परचेजिंग कंपनी ने कैश या बैंक को नहीं लिया है तब उसको ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, और अगर परचेजिंग कंपनी ने कैश या बैंक को ले लिया है, टेक ओवर कर लिया है, तो उसको भी हम रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर सेकेंड स्टेप में लायबिलिटीज को ट्रांसफ़र करते थे, यहाँ भी लायबिलिटीज को ट्रांसफ़र कर लेंगे। और थर्ड स्टेप जो हमारा होता था जहाँ पे हम एसेट्स को बेचने की बात करते थे, तो अब यहाँ आपको एसेट्स अलग से नहीं बेचना है। आपने क्या बेचा? आपने पूरे व्यापार को ही बेच दिया। तो अब न तो एसेट्स को बेचने, आपको बेचने का काम करना है, और न ही लायबिलिटीज के भुगतान की बात आपको सोचनी है। वह सारा काम अब कौन करेगा?
परचेजिंग कंपनी करेगा, वह बेचेगा, रखेगा, भुगतान करेगा, नहीं करेगा, उसकी समस्या है। हमने पूरा बिजनेस ही अपना सेल कर दिया, तो हम पहले रिलायंस के डेबिट साइड में सारे एसेट्स को ट्रांसफ़र कर लेंगे, क्रेडिट साइड में सारे लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र कर लेंगे, और थर्ड स्टेप जो एसेट्स को बेचने वाला काम होता था वह हमको नहीं करना है। उसके जगह पे हम इस परचेज प्राइस को ड्यू करेंगे, यानी हम सीआर भाग में, रिलायंस के सीआर भाग में लिखेंगे थर्ड स्टेप में बाय परचेजिंग कंपनी अकाउंट, और उसमें अमाउंट आ जाएगा ही परचेज प्राइस का। और इसके बाद अगर कुछ डिजोल्यूशन के रूप में, डिजोल्यूशन एक्सपेंसेस के रूप में खर्च हुआ है तो वह रिलायंस के डेबिट में आएगा, और बैलेंसिंग फिगर जो होगा वह प्रॉफिट या लॉस के रूप में निकल जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सारे एसेट्स जो फर्म के पास है, मान लिया जाए कि उसमें से एक दो एसेट्स को परचेजिंग कंपनी नहीं लेती है। जैसे फर्नीचर आपका बहुत अच्छे हालत में है, नहीं है, तो परचेजिंग कंपनी बोली कि भाई बाकी सारे एसेट्स को हम ले लेंगे, लैंड ले लेंगे, बिल्डिंग ले लेंगे, प्लांट ले लेंगे, मशीन लेंगे, स्टॉक ले लेंगे, डेटर ले लेंगे, कैश, बैंक सब ले लेंगे, लेकिन फर्नीचर आपका इस कंडीशन में नहीं है, इसको हम लेके मेरे यूज़ का नहीं है, इसको हम नहीं लेंगे। तो हो सकता है ऐसा। तो उस कंडीशन में फर्नीचर को तो हम रिलायंस के डेबिट में ट्रांसफ़र करेंगे सारे एसेट्स के साथ, लेकिन चूंकि उसको परचेजिंग कंपनी ने नहीं लिया है तो उसको हम डायरेक्ट बेचेंगे। तो बेचेंगे तो फिर बेचने का जो एंट्री पहले करते थे बाई कैश या बाई बैंक, उसी तरह से लिखेंगे। या अगर कोई पार्टनर रेडी हो गया फर्नीचर ले रहा है तो फिर पार्टनर्स के नाम पे चला जाएगा। ठीक इसी तरह से लायबिलिटीज़ के संबंध में भी बात आएगी। हो सकता है सारे लायबिलिटीज़ को परचेजिंग कंपनी टेक ओवर नहीं करे, तो जिस लायबिलिटीज़ को परचेजिंग कंपनी ने टेक ओवर नहीं किया उस लायबिलिटीज़ का पेमेंट फर्म को ही करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में रिलायंस के डेबिट साइड में टू कैश या बैंक लिख के उसका हम पेमेंट करेंगे, और तब रिलायंस को बैलेंस करके प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे। तो यह पहला काम हुआ कि रिलायंस अकाउंट बनाते समय कुछ बातें चेंज हो जाएंगी, कुछ रूल्स चेंज हो गए। पहला तो कैश या बैंक कभी ट्रांसफ़र हो भी सकता है और कभी ट्रांसफ़र नहीं भी हो सकता है। जब परचेजिंग कंपनी ने उसको टेक ओवर कर लिया तो कैश और बैंक भी ट्रांसफ़र हो जाएगा, और अगर टेक ओवर नहीं किया तो वह ट्रांसफ़र नहीं होगा। इसी तरह से एसेट्स को बेचने की एंट्री हमको करनी पड़ सकती भी है और नहीं भी पड़ सकती है, लेकिन करनी पड़ेगी भी तो एक या दो एसेट्स का करना होगा, बाकी सारे एसेट्स तो उसके द्वारा ले लिए जाएंगे। तो जिस एसेट्स को परचेजिंग कंपनी ने टेक ओवर नहीं किया उसको बेचने का एंट्री करेंगे, जिस लायबिलिटीज़ को परचेजिंग कंपनी ने टेक ओवर नहीं किया उसके पेमेंट का हम एंट्री करेंगे, और इस तरह से रिलायंस अकाउंट बन जाएगा। रिलायंस अकाउंट बनाने के तुरंत बाद जो अगला अकाउंट बनेगा वह होगा परचेजिंग कंपनी का अकाउंट। तो परचेजिंग कंपनी अकाउंट एक नया टॉपिक आएगा, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे भाई, तो चूंकि हम बोले कि जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाए तो इसके सीआर भाग में हम लिख रहे हैं बाय परचेजिंग कंपनी अकाउंट। तो जब हम परचेजिंग कंपनी अकाउंट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट में आ जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। परचेजिंग कंपनी का जब हम खाता खोलेंगे तो यह जो रिलायंस के सीआर में आया था बाय परचेजिंग, तो इसके नाम पे आएगा, तो यहाँ हो जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। और अब हमको देखना है कि परचेजिंग कंपनी परचेज प्राइस के रूप में हमको क्या पे करना चाहती है। तो हमको हो सकता है शेयर दे, हो सकता है डिवेंचर दे, हो सकता है कैश दे, हो सकता है तीनों दे, हो सकता है दो ही दे, हो सकता है एक ही दे। तो जो उससे मिलेगा, तो जो मान लो केवल कैश मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू परचेजिंग कंपनी अकाउंट। शेयर भी मिल रहा है तो शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू परचेजिंग कंपनी अकाउंट। डिवेंचर भी मिल रहा है तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, डिवेंचर अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू परचेजिंग कंपनी अकाउंट। तो परचेजिंग कंपनी का जब हम बनाएंगे लेजर तो इसमें पोस्टिंग क्या हो जाएगा, बाय कैश या बाय शेयर या बाय डिवेंचर, और इस तरह से दोनों तरफ इक्वल हो जाएगा। तो यह होगा सेकेंड अकाउंट। इसके बाद हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फाइनली बनाएंगे कैश या बैंक अकाउंट। तो यही काम आपको करना है।
और अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा क्वेश्चन एक बना के। आज इतना ही, चलिए थैंक यू।